Hi everyone, welcome to the CAPF English Grammar Practice Series, and this is exercise number 5th. Now, in this particular exercise, we have picked up certain questions from Indian Economic Service. पहली बार हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। सभी वो क्वेश्चन जो कि सीएपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे उसको सोल्व करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अंदर एक पेपर होता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में से हमने वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि ग्रामर जो सीएपीएफ एग्जाम में आती है उससे रिजेंबल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। आपको सेंटेंस में करेक्शन करनी है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी डायरेक्शन ये दी गई है, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस। सो अननेसेसरी चेंजेस भी नहीं करने हैं और करेक्शन भी करनी है और मीनिंग भी चेंज नहीं होने देना। तो ये तीन चीज दिमाग में रहनी चाहिए। पहला सेंटेंस देखिए, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए। जो बुक आपको चाहिए इज आउट ऑफ प्रिंट मतलब वो खत्म हो चुकी है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। तो इट इज सेइंग कि बुक यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, राइट। यू क्या हो गया, यू वांट क्या हो गया, यही एक ऑब्जेक्ट हो गया। इज आउट ऑफ प्रिंट। सो यहाँ पे जो आप देखोगे यू वांट है, ये एक रिलेटिव क्लोज है। ये एक रिलेटिव क्लोज है जो कि किसको डिफाइन कर रही है, इट इज डिफाइनिंग सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है, बुक को। तो बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद आउट ऑफ प्रिंट हमने एक फ्रेज लिख दी है। अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर मिस्टेक क्या है। मिस्टेक है इसमें आर्टिकल की। इसमें जो आर्टिकल आना चाहिए था वो कौन सा आर्टिकल आना चाहिए था, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, ए, एन और द। ए और एन हम कम यूज करते हैं जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और वो कैसा है, कोई भी ऐसा काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर नंबर का है उसके साथ हम ए और एन यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कोई काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है प्लस डेफिनेट है, ओके, प्लस डेफिनेट है, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द आर्टिकल। अब यहाँ पे देखिए, बुक जो है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जरूर है लेकिन ये डेफिनेटिव है, तो इट इज अ डेफिनेट नाउन, तो उसके लिए हमें डेफिनेट आर्टिकल भी यूज करना पड़ेगा। डेफिनेट नाउन कैसे हुआ ये, क्योंकि हमने इसके साथ एक रिलेटिव क्लोज यूज की है, यू वांट। जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वो आपको पता तो होगा ना कौन सी बुक है, द बुक यू वांट। सो इट इज बेसिकली डेफिनेट, वी कैन पिन पॉइंट द पर्टिकुलर बुक यू वांट। तो जब हमें पता है कौन सी बुक तुम्हें चाहिए, वो आउट ऑफ प्रिंट है, तो दैट मीन्स दैट बुक इज डेफिनेट। अगर वो डेफिनेट है तो इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इस हिसाब से आपको द यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा आपका द बुक। ओके, तो इतना आप समझ गए। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव नॉट सीन दिस प्ले हैवंट यू। देखिए क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए। यू हैवंट सीन दिस प्ले हैवंट यू। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टैग का है, राइट, इट इज अ क्वेश्चन टैग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन टैग को मैंने आपको बार बार बताया कि क्वेश्चन टैग आप फिल कैसे करते हो। क्वेश्चन टैग में आपको एक तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी होती है, उसके साथ आपको एक प्रोनाउन लिखना होता है। और क्वेश्चन टैग यूज ही क्यों करते हैं हम, क्वेश्चन टैग का काम क्या है, फंक्शन क्या है। क्वेश्चन टैग जो होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ अ मिनी क्वेश्चन। मिनी क्वेश्चन, मिनी क्वेश्चन से मतलब, मिनी क्वेश्चन से मतलब है कि ये रिस्पॉन्स लेता है लिसनर से। सो इट इज बेसिकली टू गेट द रिस्पॉन्स। किसी भी लिसनर से अगर आपको कोई रिस्पॉन्स चाहिए आप क्वेश्चन टैग का यूज करोगे। अब क्वेश्चन टैग आपको समझना है कि क्वेश्चन टैग जो होता है उसमें मैंने आपको बता दिया, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, एक प्रोनाउन होता है। गिवन सेंटेंस के अंदर आप देखिए, यू सब्जेक्ट हो गया, हैव आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी, नॉट आपकी एडवर्ब होगी जिसको हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी बोलते हैं, सीन आपकी मेन वर्ब होगी, और दिस प्ले क्या हो गया, दिस डिटर्मिनर हो गया, प्ले उसका नाउन मतलब नाउन हो गया, हैवंट यू क्वेश्चन टैग हो गया। और आपको पता है अगर सेंटेंस नेगेटिव है, जो कि गिवन सेंटेंस ऑलरेडी है, दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। जब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा होगा, इट शुड बी पॉजिटिव। लेकिन क्वेश्चन टैग आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है गलत होगा। और क्वेश्चन टैग में आप फिल कैसे करते हो, पहले आप लिखते हो ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इसके अंदर क्या है, हैव। उसके बाद आप क्या लिखते हो, प्रोनाउन। प्रोनाउन इसके अंदर क्या है, यू। ओके, प्रोनाउन यू भी है लेकिन वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे हैव यू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो गिवन स्टेटमेंट के अंदर हैवेंट जो आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है उसमें आप नोट को ड्रॉप कर दोगे और हैव यू लिखोगे, राइट। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीदर द पेशेंट नॉर द डॉक्टर वर इन द वार्ड। अब आप देखिए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए। नीदर
नॉर। कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, किस किस को पता है ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या करते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करते हैं। सेम रैंक के कोई भी अगर स्ट्रक्चर होगा उसको ज्वाइन करने का काम कोरिलेटिव कंजंक्शन करेंगे। मतलब नीदर के बाद अगर कोई सब्जेक्ट मिलेगा तो नोर के बाद भी कोई सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा, नीदर के बाद कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा नोर के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा। ऐसे ही एडजेक्टिव एडजेक्टिव, ऐसे ही वर्ब वर्ब, ये सारी चीजें आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए नीदर के बाद क्या लिखा है? एक सब्जेक्ट द पेशेंट, नोर के बाद क्या लिखा है? दूसरा सब्जेक्ट। ओके, तो ये बात तो ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें आपने देखना है कि नीदर, उसके बाद जो सब्जेक्ट लिखा है, नोर के बाद जो सब्जेक्ट लिखा है, और उसके बाद जो वर्ब लिखी है, ये वर्ब आपकी किस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी? जो नियरेस्ट होगा उस वर्ब के साथ। नियरेस्ट कौन सा है? डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो वॉज की जगह क्या लिखो, वर्ब की जगह क्या लिखोगे? वॉज लिखोगे, राइट? सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट से पहले ये देख लीजिए आप पूरी स्क्रीन, शायद ये मेरे इसके नीचे जो है वीडियो के नीचे ये दब रही है, तो इसको क्या करते हैं हम, इसको हम लेफ्ट में लगा लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 जो है 4 बनाते हैं। लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए। 2 एक और सब्जेक्ट है, ये क्या है? दूसरा सब्जेक्ट है। जब ये दो सब्जेक्ट हैं, ओके, और ये कैसे हैं? प्लूरल। जब ये प्लूरल हैं, सब्जेक्ट ही आपके प्लूरल हो गए, तो आपको वर्ब यहाँ पे कैसे यूज करनी पड़ेगी? प्लूरल, जो कि आपने अपने सिंगुलर वर्ब यूज की है। ये सिंगुलर वर्ब जो है ये गलत है, यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब की जरूरत है, इसलिए आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे मेक। ओके, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, लेट मी गिव यू सम एडवाइस। यहाँ पे देखिए लेट मी गिव यू सम एडवाइस किस तरह का सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। पहले तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें ऑर्डर एडवाइस दी जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। लेट मी गिव यू सम एडवाइस, सम जो होता है डिटर्मिनर होता है, सब पता है आपको, डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर किसके साथ यूज होता है? टू डिटरमाइन व्हाट? नाउन। जब ये नाउन को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए इस वाले एडवाइस में और इस वाले एडवाइस में क्या फर्क होता है। ये ऊपर वाला जो जिसमें एस यूज हुआ है ये एक वर्ब है, और नीचे जो जिसमें सी यूज हुआ है ये एक नाउन है। तो गिवन सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब की जरूरत है, नाउन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनर सम यूज हुआ है तो इसके साथ आपको नाउन यूज करना पड़ेगा, वर्ब थोड़ी ना यूज करोगे। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे? यहाँ पे एडवाइस जो है ये वर्ब को ड्रॉप करोगे और इसकी जगह क्या लिखोगे? एडवाइस। एक नाउन की जरूरत है, यहाँ पे आपको एडवाइस लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर आर योर लगेजेस। अब यहाँ पे आप देखिए लगेज जो नाउन है, ध्यान से देखिए, गिवन सेंटेंस वैसे देख लीजिए इंटरोगेटिव है, इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस बाय फंक्शन। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ये फंक्शन कर रहा है। वेयर क्या है? क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आप देखिए योर लगेज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो आप इसमें ये देखिए, ये जो लगेज के हिसाब से आपने जो यूज किया है, ओके, जो आपने इसमें लगेज के हिसाब से ये जो आर यूज किया है, क्या ये ठीक यूज किया है? नहीं यूज किया? अगर आप ये बता पाए तो आपका आंसर जो है आसानी से हो जाएगा। लगेज क्या होता है? सबसे पहले देखिए, देखिए लगेज यहाँ पे जो है ना, ये बात आप ध्यान देखिए, लगेज यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। लगेज क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या कि ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही होता है कि आप सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट से पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, वो यूज होती है तो वो सेंटेंस कहता हो कैसा होता है? इंटरोगेटिव। तो योर लगेज क्या है? सब्जेक्ट। लगेज वैसे क्या है? नाउन है, उसके लिए योर आपने डिटर्मिनर यूज किया है, राइट, टू डिटरमाइन दैट पर्टिकुलर नाउन। तो यहाँ पे लगेज एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, उसका डिटर्मिनर क्या है? योर। अब उसके पहले आपने ऑक्सिलरी वर्ब यूज की है। ऑक्सिलरी वर्ब जब भी हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं तो इंटरोगेटिव बनता ही है। उसके साथ हमने क्वेश्चन वर्ड यूज कर लिया वेयर, ओके, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि वेयर से आंसर आएगा हमारा। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन आपको ये चीज देखनी है, जो लगेज होता है ना, जो लगेज होता है, अब ये जो लगेज है ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। लगेज अनकाउंटेबल नाउन है जिसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, ओके, जो कि सिंगुलर, इसकी प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं। जब इसकी प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। इसके साथ ही जब इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसके साथ जो वर्ब भी जो है वो सिंगुलर ही आएगी। तो दो चीजें आपको यहाँ पे करनी है, वेयर इज योर लगेज। सीएपीएफ में बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ओके, वेयर इज योर लगेज, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, क्योंकि इट जनरली टेक सिंगुलर वर्ब। इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लिखोगे, किसके साथ? लगेज के साथ, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं,
ट्रीज फेल लाइक 9 पाइन्स इन द स्ट्रॉन्ग विंड। जब आप इसको लेफ्ट टू राइट एनालाइज करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ट्रीज है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। फेल वर्ब जो है यहाँ पे, फेल कैसी है, फेल, फेल और फाल, राइट, तो ये एक वर्ब होगी। दूसरी चीज आप यहाँ पे देखिए, लाइक 9 पिंस, लाइक 9 पिंस है क्या, व्हाट इज इट, ये एक ईडियम है, लेकिन ये ईडियम है, लेकिन आपने यहाँ पे इसको गलत यूज किया है। लाइक 9 पाइंस नहीं होता, पिंस होता है, राइट, लाइक 9 पिंस, ठीक है। तो आपने जो ईडियम के अंदर पाइंस यूज किया है ये गलत है, आपको यहाँ पे पिंस लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ट्रीज फेल लाइक 9 पिंस इन द स्ट्रॉन्ग विंड, जिसका मतलब होता है रेफरिंग टू ब्लोइंग पिंस, ओके। उसके साथ हम देखते हैं वी स्कोर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दे। ध्यान से देखो, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लिखा है स्कोर्ड जो कि एक वर्ब होगी, उसके बाद आपने लिखा एज मैनी एज मैनी एज, एडजेक्टिव पढ़ाया था ना मैंने आपको, एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव के अंदर डिग्रीज होती हैं, जो कि एक होता है, पहली डिग्री कैसी होती है, पॉजिटिव, जो कि किसके लिए होती है, इक्वेट करने के लिए। कंपैरेटिव किस लिए होती है, टू कंपेयर, ओके, ग्रेटर देन, मोर देन, वट एवर। उसके साथ होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें आप कंपैरिजन करते हो वन वर्सेस, ओके, वन वर्सेस ऑल। यहाँ इस केस में देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे पॉजिटिव डिग्री इज टू डू व्हाट, टू डिस्क्राइब और टू इक्वेट, दो चीजों को इक्वेट और डिस्क्राइब करने के लिए होती है। तो यहाँ पे आप देखिए वी स्कोर्ड एज मैनी गोल एज दे, लेकिन जो आप इक्वेट कर रहे हो, वो इक्वेट जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है, वो सेम क्वांटिटी नहीं है, वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स नहीं है। दे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस है। अब यहां पे बात क्या हो रही है, किसी एक्टिविटी की, राइट, किसी एक्शन की, दो एक्शन कंपेयर हो रहे हैं, एक्शंस आर कंपेयर्ड। जब भी आप कोई एक्शंस को कंपेयर करोगे तो आपको ये देखना है दूसरा जो एक्शन लिखा है वो भी आप उस फॉर्म में ही लिखोगे, एक्शन फॉर्म के अंदर, वहां पे आप उसको एज ए सब्जेक्टिव केस लिख के काम नहीं चला सकते। जैसे यहाँ पे देखिए वी स्कोर्ड, हमने स्कोर किया, एज मैनी गोल्स एज दे, उन्होंने, हमने उतने ही स्कोर किए जैसे जिन्होंने उतने ही उन्होंने गोल किए। जब बात ये आ रही है कि हमने भी उतने ही गोल किए, जब उतने उन्होंने गोल किए, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा एज दे डू, राइट, दे के बाद आपको डू लिखना पड़ेगा। हालांकि जब भी आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो तो आपने एक चीज देखा होगा, बहुत बार मेट्रोज के अंदर लिखा होता है, दिल्ली मेट्रो में अगर आप ट्रेवल किए हुए हो, प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू, राइट, ये लिखा होगा आपने। लेकिन ये सेंटेंस यहां तक ही नहीं होता, मेट्रो में जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपने ये देखा होगा यू के बाद डू भी लिखा होता है ना। तो ये यू डू जो है ये एक एक्शन को दिखा रहा है कि आपका पर्टिकुलर एक्शन जो है कि आपको इतनी नीड नहीं है, लेकिन यू कैन ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड इट, ओके, हु नीड इट, ये वाला जो एक्शन है, अगर किसी और को ये पर्टिकुलर जरूरत है उस सीट की आपसे ज्यादा, तो आप उसको ऑफर कर दीजिए। तो यहाँ पे लास्ट में डू लिखा होता है यू के बाद, जब भी आप मेट्रो में ट्रेवल करोगे, दिल्ली मेट्रो में तो मैंने देखा है, तो वहां पे आप देखना ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखी होती है, प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड इट, ओके, या फिर नीड्स आएगा वैसे तो क्योंकि ये सिंगुलर है, हु नीड्स इट मोर देन यू डू, ओके। तो ऐसे ही वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दे डू, क्योंकि हम दो एक्टिविटीज को कंपेयर करें, जब हम दो एक्टिविटीज को कंपेयर करते हैं तो भाई उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए हम जो है उसके बाद क्या यूज करते हैं, वी जनरली यूज अ वर्ब उसके बाद टू कंप्लीट द कंपैरिजन। लेकिन यहाँ पे मैंने गलती कर दी आपको बताते हुए, क्योंकि ये जो है स्कोर्ड जो लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन मैंने यहाँ पे डू यूज कर लिया जो कि गलत है, यहाँ पे डिड यूज करना चाहिए था मुझे, ओके। सो वी स्कोर्ड एज मैनी गोल एज दे डिड, तो आप टेंस का भी ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने गलती कर दी तो यहाँ पे डिड आना चाहिए था, राइट। इसके बाद देखिए पेट्रोलियम इज अ क्लीन फ्यूल एज कंपेयर टू कोल एज इट बर्न्स कंप्लीटली एंड लीव्स नो रेसिड्यू। पेट्रोलियम क्या है, एक क्लीन फ्यूल है, ओके, एज कंपेयर टू कोल। जब कंपैरिजन ही कर रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करो ना भाई, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज कीजिए। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, क्लीन, क्लीनर और क्लीनेस्ट, ओके।
ये होगी पॉजिटिव, बीच वाली होगी कंपैरेटिव और क्लीनेस्ट होगी सुपरलेटिव। तब यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो कि पेट्रोलियम और कोल के बीच में, कि पेट्रोलियम जो है क्लीनर फ्यूल है कंपेयर टू कोल, तो यहाँ पे इसकी कंपैरेटिव डिग्री लिखिएगा। सो पेट्रोलियम इज अ क्लीनर फ्यूल, सॉरी, पेट्रोलियम इज अ it's a cleaner fuel compared to coal, राइट? ये समझ में आ गया? तो आंसर क्या होगा आपका? क्लीनर। सो पेट्रोलियम इज अ क्लीनर फ्यूल एज कंपेयर टू कोल, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस द पास्ट 20 years। यहां से ध्यान से देखो, शी क्या हो गया यहाँ पे? सी हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद आपने लिखा है हैज, जो कि है ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद बीन आपने लिखी है मेन वर्ब। उसके बाद लिविंग क्या लिखा आपने? ये है मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म के अंदर। बीन क्यों लगाया आपने? बीन लगाया है आपने इसको पैसिव बनाने के लिए, राइट? इसको क्या बनाने के लिए? पैसिव, ठीक है, पैसिव बना देंगे, कोई बात नहीं। सो शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली। इन हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? दिल्ली। सिंस क्या होगा? कंजंक्शन, राइट? सिंस क्या होगा? कंजंक्शन। उसके बाद आपने लिखा एक पर्टिकुलर टाइम, राइट? एक टाइम आपने लिखा है, लेकिन ये टाइम जो है ये ड्यूरेशन है 20 साल की। जब भी आप टाइम को ड्यूरेशन से डिफाइन करते हो, मतलब ऐसा कोई टाइम जिसके अंदर ड्यूरेशन है वो डिफाइन करते हो, तो आप वहां पे सिंस प्रेपोजिशन ना यूज करके वहां पे आप फॉर प्रेपोजिशन यूज करते हो। तो आंसर तो यहाँ पे फॉर आएगा, लेकिन सिंस जो होता है, सिंस एक प्रेपोजिशन भी होती है और एक कंजंक्शन भी होता है। जब हम सिंस को ऐसे प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो उसके साथ जो हम टाइम लिखते हैं वो टाइम आपको पता होना चाहिए। इफ इट इज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंस के बाद मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके अंदर ड्यूरेशन नहीं है। ड्यूरेशन समझते हो ना क्या होता है? उसके अंदर ड्यूरेशन नहीं है। ड्यूरेशन मतलब 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 4 साल, सेंचुरीज, वो ड्यूरेशन हो जाएगा। पॉइंट हो जाएगा कि मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, ट्यूसडे, 1996, 1949, इस हिसाब से ये होती है हमारी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे जब लिखा है कि ड्यूरेशन है पास्ट 20 ईयर्स, 20 साल एक ड्यूरेशन होती है, तो ड्यूरेशन की बात हो रही है तो आप यहाँ सिंस नहीं फॉर प्रेपोजिशन का यूज करोगे। एक तो बात ये। दूसरी बात ये, जब सिंस एज ए कंजंक्शन यूज होता है तो उसके बाद आप क्या लिखते हो? कोई रीजन, क्योंकि सिंस जो है रीजन के लिए यूज होता है। इतना समझ में आया? ठीक है। उसके बाद आप देखिए, करेक्शन तो आपको समझ में आ ही गई, राइट? सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस द पास्ट 20 ईयर्स। और साथ में आपको बताने वाला था इसके अंदर टेंस कौन सा है। टेंस है इसके अंदर प्रेजेंट, क्योंकि आप देखोगे हैज के साथ क्या लिखा है? बीन लिखा है प्लस लिविंग लिखा है। जब भी सेंटेंस के अंदर आप बी की फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ये तो बन गया कॉन्टिन्यूअस। बीन प्लस लिविंग क्या बन गया? कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा, जब भी आप हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे वो क्या बनेगा? परफेक्ट, राइट? तो ये हैज और बीन क्या बन गया? परफेक्ट। यहां से परफेक्ट आया और बीन प्लस लिविंग से क्या आया? कॉन्टिन्यूअस। तो बना क्या ये? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना समझ में आया? तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको यहाँ पे सिंस ड्रॉप करना था, फॉर का यूज करना था, क्योंकि टाइम की यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखी है। जब भी ड्यूरेशन देते हो तो वहां पे आप फॉर का यूज करते हो, ना कि सिंस का। अब बात आती है हमारी ग्रामर 4.0 की। ग्रामर 4.0 इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, यू कैन एक्सेस टू इट। बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, सच एज प्रीवियस क्वेश्चंस, all these topics syllabus is covered in a different module, you can become a part of it। previous questions का analysis है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। I think it's a worth of time and money if anybody can invest in this particular course। Thank you।